हे दोस्तों नमस्कार, मैं सुधीर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। देखिए आरआरबी की तरफ से रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी और जेई के एग्जाम्स होने वाले हैं। उसी के क्रम में जनरल साइंस के मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉप के क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं और ये वही क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियसली एग्जाम में पूछे गए हैं और कहीं ना कहीं ये आने वाले एग्जामों में भी पूछे जाने वाले हैं। तो उसी क्रम में जनरल साइंस का ये पार्ट 3 है, तीसरा वीडियो कह सकते हैं। सारे वीडियोज़ की पीडीएफ आपको मिल जाया करेगी कहाँ पे? टेलीग्राम ग्रुप में। उसके लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, लास्ट 2 वीडियो अगर जो आपने देखा नहीं है तो जाके देख लीजिए। साथ में हमारे चैनल पर जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट मैंने बना दी गई है आरआरबी एनटीपीसी जनरल साइंस की। साथ में आपकी रीजनिंग की प्लेलिस्ट है, रीजनिंग के वीडियो चल रहे हैं, उसको भी आप जाके देख सकते हैं। अगर जो रीजनिंग वाला वीडियो आरआरबी ग्रुप डी, साथ में जेई, साथ में एनटीपीसी के लेकर जो आपने देखा नहीं अभी तक, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक दे रहा हूँ, उसको भी जाके देख लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन मैंने कराए हैं और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, रीजनिंग की भी आपको अब डेली मिलने वाली है रेलवे के लिए। ठीक है, तो ये जनरल साइंस वाला चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले चाहेंगे कि अगर जो आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो जल्दी से सबसे पहला काम करिए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए जिससे और लोग भी जुड़ जाए और लोग भी फ़ायदा उठाएं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी और जेई के लिए जनरल साइंस के मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉप के क्वेश्चन का पार्ट 3। उसी क्रम में पहला क्वेश्चन आपके सामने है जनरल साइंस का। ये क्वेश्चन प्रीवियसली एग्जाम में पूछे हुए हैं। ठीक है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई मतलब यूनिट क्या है? ऑप्शन है कोशिका, ऑप्शन बी अंग, ऑप्शन सी ऊतक, ऑप्शन डी नाभिक। इंग्लिश में भी दिया हुआ है। तो जीवन की मूलभूत इकाई की बात करें तो कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट है। क्या है? कोशिका को हम जीवन की मूलभूत इकाई बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, ध्यान रखिएगा कोशिका का जो अध्ययन किया जाता है, सेल, इसका अध्ययन जो किया जाता है उसके विज्ञान को काइटोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। ठीक है, साइटोलॉजी बोलते हैं। और इस शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका को 2 भागों में बांटते हैं, एक प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। ठीक है, कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई मानी जाती है। ठीक है, इसके बारे में मैंने थोड़ा बहुत बता दिया जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कृष्ट धातु है या फिर कह सकते हैं नोबेल धातु है? तो हम बात करें ऑप्शन के हिसाब से जो चांदी जो है, सिल्वर है, ये एक नोबेल धातु है या फिर उत्कृष्ट धातु है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। आपका मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो आपको पता होना चाहिए स्टेपिज होती है। मध्य कर्ण की हड्डी जो होती है वो सबसे छोटी हड्डी होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिज। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा। ये कान की हड्डी होती है जो सबसे छोटी हड्डी होती है। कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? तो 206 होती है मानव शरीर में, इसको ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ी हड्डी की बात करें तो फीमर होती है। क्या होती है? फीमर। ये जांघ वाली हड्डी जो होती है ये सबसे बड़ी हड्डी होती है। सबसे छोटी स्टेपिज होती है, स्टेपिज कान में होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस पृथ्वी पर ग्रीन हाउस के प्रभाव के लिए जिम्मेदार है? कौन सी गैस ऐसी है जो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार है? और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, तो इसको ध्यान रखिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता ही है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस के लिए जिम्मेदार है, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार है। साथ में मीथेन। आपको पता होना चाहिए हमारे वायुमंडल में एक ओजोन की परत पाई जाती है। इस परत की बात करें तो 3 mm मोटी परत होती है और जो ये हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और मीथेन गैस है, इस परत को कमज़ोर कर रहे हैं, जिससे क्या होगा, सूर्य से जो पराबैंगनी हानिकारक पराबैंगनी किरणें होंगी वो डायरेक्ट हमारे शरीर, हमारे पृथ्वी तक पहुंचेंगी, हमारे त्वचा तक पहुंचेंगी। इससे हमारे इस शरीर को स्किन कैंसर होने का ज़्यादा खतरा होगा। ठीक है, तो ये हमारा इसीलिए ये कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन ज़्यादा जिम्मेदार है जो हमारे ग्रीन हाउस गैस को प्रभाव के ख़त्म कर रही है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया देश, जहाँ ऑस्ट्रेलिया देश की बात करें, यहाँ पे जो ओजोन परत है वो बहुत कमज़ोर है। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, स्किन कैंसर वाले लोग ज़्यादा पाए जाते हैं। ज़्यादातर जो मौतें होती हैं वो स्किन कैंसर से होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, हवा के परागण को क्या कहते हैं? क्वेश्चन है, हवा के परागण को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से देखें तो एनीमोफिली। क्या होता है? एनीमोफिली इसका आंसर होगा। हवा के परागण को क्या कहते हैं? एनीमोफिली कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित या फिर कह सकते हैं पुनः सृजित किया जा सकता है। तो जो मानव शरीर का ऐसा अंग है वो है जिगर।
लीवर, लीवर की बात करें एक ऐसा अंग है जो पुनः विकसित या फिर सृजित किया जा सकता है। ऑप्शन के हिसाब से बता रहे हैं डिनाइट करके, ठीक है, तो जिगर है। नेक्स्ट बात करें मानव शरीर का एकमात्र अंग, ये वही क्वेश्चन होकर रिपीट हो रहा है। मानव शरीर में लैंगाहारेंस के आइलेट कहाँ पाए जाते हैं? लैंगाहारेंस के आइलेट कहाँ पाए जाते हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो ध्यान रखिएगा ये अग्नाशय में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? अग्नाशय में पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, निम्नलिखित में से कार्बनिक यौगिकों में हमेशा क्या मौजूद रहता है? तो कार्बनिक यौगिकों की बात करें हमेशा क्या मौजूद रहता है? कार्बन हमेशा मौजूद रहता है, ठीक है, कार्बन हमेशा मौजूद रहता है। नेक्स्ट बात करें इनमें से किस योगदान के लिए एडवर्ड जेनर प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखिएगा एडवर्ड जेनर ने वैक्सीनेशन का आविष्कार किया था, टीके का आविष्कार किया था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं निम्नलिखित में से किसे ऊन या फाइबर के लिए पाला जाता है? तो ध्यान रखिएगा ऊन या फाइबर के लिए किसको पाला जाता है? अल्पाका। किसको? अल्पाका को पाला जाता है। आपको पता होगा भेड़ भी आपका ऊन फाइबर के लिए पाला जाता है। और ध्यान रखिएगा ऊन का सबसे ज़्यादा जो निर्यात करता है वो ऑस्ट्रेलिया है, ऊन का उत्पादन सबसे अधिक जो करता है वो ऑस्ट्रेलिया है। ये दोनों चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और भारत में बात करें तो कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, ये 3 जो राज्य हैं ऊन के उत्पादन में सर्वाधिक है। नेक्स्ट बात करें टमाटर क्या है? ये अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं, टमाटर क्या है, ठीक है, टमाटर क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने, तो टमाटर एक फल है। नेक्स्ट बात करें निम्नलिखित प्राकृतिक घटनाओं में से कौन सी घटना भूकंप का कारण बनती है? ठीक है, निम्नलिखित प्राकृतिक कारणों में से कौन सी घटना है जो भूकंप का कारण बनती है? तो यहाँ पे देखिए ज्वालामुखी विस्फोट जब भी होता है भूकंप का रीजन बनती है। तो टिड्डियों का हमला ये तो हो ही नहीं सकता, चंद्र ग्रहण नहीं हो सकता, तूफान नहीं हो सकता। तूफान में थोड़ा बहुत कंफ्यूज होंगे लेकिन ये ज्वालामुखी विस्फोट से पक्का ये भूकंप आता है, क्योंकि ये पृथ्वी के भूगर्भ में ही होता है जिससे उथल पुथल होता है, ठीक है। तो ये भूकंप का कारण हो सकता है या फिर बनती है ज्वालामुखी विस्फोट। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं डीपीटी वैक्सीन में पी किसे संदर्भित करता है? मतलब पी का फुल फॉर्म पूछ रहा है, ये कह सकते हैं। तो बात करें डीपीटी, कोशिश करिए बताने की डीपीटी। तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी पर्टेटिस। क्या होता है? पर्टेटिस होता है, ठीक है। इसका फुल नाम डीपीटी का डिप्थीरिया पर्टेटिस क्या हो जाएगा? डिप्थीरिया पर्टेटिस टेटनस, ठीक है, ये उसका पूरा हो जाएगा फुल नाम, ठीक है। नेक्स्ट बात करें सूरज की रोशनी को उसके संघटक रंगों में कौन विभाजित कर सकता है? अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अपवर्तन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हो जाएगा। अपवर्तक सूरज की रोशनी को उसके संघटक रंगों में कौन विभाजित कर सकता है? अपवर्तन विभाजित कर सकता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रकंद का एक उदाहरण है, ठीक है, प्रकंद का एक उदाहरण है, ऑप्शन है आपके सामने, ठीक है, 4। तो यहाँ पे जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अदरक एक प्रकंद का उदाहरण है, ठीक है, अदरक एक प्रकंद का उदाहरण है। नेक्स्ट चलते हैं चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होती है? चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होती है? तो ध्यान रखिएगा चंद्रशेखर सीमा जो होती है वो सितारों पर लागू होती है। और चंद्रशेखर की बात करें एक भारतीय वैज्ञानिक थे, ठीक है, और इन्होंने चंद्रशेखर मतलब ब्लैक होल को की खोज की थी और उसको दर्शाया था। इसी के कारण इन्हें 1883 क्या बताया मैंने सन 1883, ये क्यों चल नहीं रहा भाई, 1883 में इनको क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था। और ब्लैक होल की खोज की थी। और ये चंद्रशेखर सीमा किससे संबंधित है? सितारों से संबंधित है। नेक्स्ट चलते हैं निम्नलिखित में से कौन एक प्रमुख साइकोलॉजिस्ट थे या फिर कह सकते हैं मनोवैज्ञानिक थे? तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से सिगमंड फ्रायड जो थे एक साइकोलॉजिस्ट थे, एक मनोवैज्ञानिक थे। नेक्स्ट युगामी क्या है? क्वेश्चन है युगामी क्या है? तो युगामी की बात करें तो स्वाद का एक प्रकार है। क्या है? स्वाद का एक प्रकार है युगामी, ठीक है। नेक्स्ट प्रदूषण के सूचकांक में SPM का फुल फॉर्म क्या होता है? अच्छा है, अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने है, SPM का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट होगा, सस्पेंडेड पर्टिकुलर मैटर। क्या होगा? सस्पेंडेड पर्टिकुलर मैटर,
नेक्स्ट, लीमर क्या है? क्वेश्चन है लीमर क्या है, तो ध्यान रखिएगा लीमर मेडागास्कर में पाए जाने वाला एक जानवर है। क्या है? मेडागास्कर में पाए जाने वाला एक जानवर है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसके अधिकतम पैर होते हैं? अच्छा क्वेश्चन है, किसके अधिकतम पैर होते हैं? 4 ऑप्शन है, मकड़ी, सहस्त्रपाद, गोजर, गोजर और है 4 ऑप्शन व्याध पतंग। ठीक है, क्या पूछा है? किसके अधिकतम पैर होते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सहस्त्रपाद, यहाँ पे देखिए क्या होगा, अधिकतम पैर होगा, नाम से स्पष्ट हो जाता है सहस्त्रपाद। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित कणों में सकारात्मक आवेश, निम्नलिखित कणों में सकारात्मक आवेश होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, किन कणों में सकारात्मक आवेश होता है? यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन में क्या होता है? सकारात्मक आवेश, सॉरी यहाँ पे प्रोटॉन हो जाएगा। ठीक है, प्रोटॉन में आपका क्या होता है? सकारात्मक आवेश होता है। धनात्मक आवेश, क्या पूछा? धनात्मक आवेश किस में होता है? ठीक है, तो प्रोटॉन में आपका धनात्मक आवेश होता है। तो दोस्तों ये थे आपके लगभग 22 के समथिंग है कुछ इंपॉर्टेंट जनरल साइंस के क्वेश्चन। आशा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। देखिए जो आपके रीजनिंग के जो लोग कह रहे थे उनके लिए रीजनिंग का वीडियो अपलोड कर दिया गया है, जाके देख लें। और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।